नमस्कार। अष्टांग हृदय के निदान स्थान के सर्वरोग निदान अध्याय 1 में आज का हमारा तीसरा दिन है। इसमें हम बात कर रहे हैं संप्राप्ति की। कल हमने बात किया था हेतु, पूर्वरूप, रूप। इसमें ये पंचांग का कितना महत्व है चिकित्सा करने के समय में, इसके बारे में हमने बात किया कि जब तक आपको हेतु का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको रोग के संप्राप्ति तक हम कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। पूर्व रूप आपको व्याधि के बारे में पहले ही ज्ञात करवाते हैं। इसी प्रकार संप्राप्ति जो है कि संप्राप्ति ये तीनों ही घटक के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हेतु, पूर्व रूप और रूप के ऊपर संप्राप्ति डिपेंड है कि ये कौन सी दोष की अवस्था पे जाने वाला संप्राप्ति है, ये संख्या संप्राप्ति है या अवस्था संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति के ऐसे बहुत सारे भेद बताए गए हैं। एक अच्छा श्लोक लिखा है कि यथा दृष्टेन दोषेन यथा चनु विसर्पता निवृत्ति रामयस्यासो संप्राप्तिर्जातिरागति। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट हुए दोष शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हुए जाते हैं, जैसे वातादि अधिदोष, हर जगह पे आपको जब दोष के बारे में बताया जाएगा तो वातादि दोष ऐसा कहा जाएगा कि वात को ही चलत्व है, वात ही इन सबको, मतलब हा जो अहम भाव पित्ताला आणि कफाला आहे की आम्ही आजार निर्माण केला, लक्षात घ्या। ये जो अहंकार जो है पित्त और कफ को, कि हमने बीमारी रोग निर्मिति में हमारा बहुत सारा ये है, तो इसमें वात प्रधान है जो शांत रहता है, लेकिन करता वही है। तो जो शांत है उससे हमेशा सावध रहना चाहिए, क्योंकि वात ही इन दोनों को उनके उनके स्थान से, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान में लेके जाने के लिए काम करता है। तो वातादि दोष से रोग की उत्पत्ति होती है, उसका नाम संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति के 5 भेद बताए हैं: संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल संप्राप्ति और व्याधि संप्राप्ति। तो संप्राप्ति अगर आपको समझनी है, उसको अगर भंग करना है, तो उसके ये 5 प्रकार आपको समझने बहुत जरूरी है। संख्या संप्राप्ति कि भाई अगर ज्वर है तो कौन सा ज्वर है, ज्वर के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, वात पित्तज है, वात कफज है, कफ पित्तज है, सान्निपातिक है, आगंतुज है, कौन सा ज्वर है। तो ये जो हर एक ज्वर के जो संख्या बताई गई है, वो हर एक ज्वर की संख्या का अलग संप्राप्ति है। समझ में आया? तो संख्या संप्राप्ति में जिसमें रोगों की संख्या की गणना के बारे में, जैसे आगे ज्वर के 8 भेद बताए गए, उसी जैसे मैंने अभी बताया। विकल्प संप्राप्ति परस्पर मिले हुए वातादि दोष की अंशांश कल्पना का नाम विकल्प है। यदि अर्थात वातादि दोषों के लक्षणों के कमी और ज्यादा के देखकर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्याधि में वातादि के दोष अधिक मात्रा में है, किसी व्याधि में मतलब उसी प्रकार में पित्तादि के दोष कम मात्रा में, उसमें कफादि के भी लक्षण कम मात्रा में है, तीनों भी लक्षण है। तो इसकी जो अंशांश मात्रा जो बताई गई है, जैसे कि वाततर कफतम, कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये उससे भी कम है। तो ये जो अंशांश कल्पना बताई गई है, ये विकल्प संप्राप्ति में बताई जाती है कि इसमें प्रधानता क्या है। जैसे हमने अगर 3, 2 और 1, जैसा नाड़ी परीक्षण में हमने कहा था कि भाई नाड़ी जब हम देखते हैं तो तीनों भी नाड़ी हमें एक साथ में दिखेगी, तीनों भी नाड़ी हमेशा हमेशा आपको तीनों भी नाड़ी दिखेगी। लेकिन उसकी बलता जो है ना, अभी भी फिर से बल संप्राप्ति में गया कि किस व्याधि का कितना बल है, उसके ऊपर उसकी संप्राप्ति डिपेंड है। तो उस संप्राप्ति के ऊपर उसको ट्रीट करना, उसको चिकित्सा देना कि इसका बल ज्यादा है,
तो इसको पहले चिकित्सा देना जरूरी है। इसका बल कम है तो इसको बाद में चिकित्सा देनी जरूरी है। कभी कभी व्याधि के दोषों के समुच्चय में हमें लगता तो यह है कि भाई वात और पित्त की संप्राप्ति है, लेकिन शोथ कफ प्रधान मात्रा में दिख रहा है। समझो वात पित्त की संप्राप्ति और पेट में उदरशूल इतना ज्यादा है कि वो अनबेरेबल है, लेकिन वो शूल पित्त की वजह से है। पित्त की वृद्धि की, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, इसोफेगाइटिस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि दाह हुआ है, कोई दाहक पदार्थ खाया गया होगा, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ खाया गया होगा, उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो गया, वहां पे अल्सरेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, विद्रदी जैसा हो गया, तो वहां पे जलन होगी। और उसके बाद जब जब वो खाना खाएगा या पानी भी पिएगा तो उसको अपर रिफ्लेक्सेस होगा, यानी कि वोमिटिंग होगा, सेंसेशन होगा, डकार आएगी, और हर डकार पेन के साथ आएगी। या जैसे पानी नीचे नीचे जैसा जाएगा या खाने का जो बोलस अंदर जाएगा तो वो पेन क्रिएट करके ही जाएगा। अभी ऐसे समय में आपको क्या करना है? पेन को कम करना है। अगर आप पेन को कम करने के पीछे भागेंगे तो आपको उष्ण तीक्ष्ण दवा देनी पड़ेगी, वो उस पेन को और बढ़ाएगी। तो इसमें आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानता क्या है? पित्त की प्रधानता है। तो वहां पे आपको शीतल द्रव्य या कोकम शरबत है या गन्ने का जूस है, कैरी से पन्ना है, ये ऐसे ठंडे पदार्थों का सेवन देने के बाद, मुरंबा है, गुलकंद है, जो उसके व्रण को लेपन करेगा, रोपण करेगा, या घी घुतपान भी आप दे सकते हैं, या उस दवा को घुत और शक्कर के साथ दो। आप समझ रहे? तो ये प्राधान्य संप्राप्ति हुआ। हमने आगे जाके आपको बता दिया कि भाई प्राधान्यता से कौन काम कर रहा है उसको भेद करो। संप्राप्ति को भंग करना माने यही है कि जो प्राधान्य में है, जो बलवान है, उसको पहले ट्रीट करो। भले कभी कभी जो बलवान है वो दिखता नहीं है कि वो बलवान है, जो अल्प बलवान है वो ऊपर आ जाता है, जैसे कि शूल, वो इतना प्रधान नहीं है, लेकिन वो अपना जो स्थान है वो प्रबलता से दिखाता है। आप समझ रहे? जैसे ये जो मैंने अभी आइटिस बोला है, उसको हम गुल्म बोल सकते हैं। गुल्म की जो तकलीफ होती है, पित्तज गुल्म नथिंग क्या है वो? अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इसोफेगाइटिस, ठीक है। तो काल संप्राप्ति जो है कि रात्रि के 3 भाग में से दिन के 3 भागों में, ग्रीष्म आदि 6 ऋतुओं में 3 भागों में, भोजन परिपाक के 3 भागों में वातादि दोष के वृद्धि को देखकर रोग का जो काल निश्चय किया जाता है। सुबह पेशेंट आया, दूसरे दिन शाम को पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है मुझे लूज मोशन और डायरिया है, ठीक है। आपको लगता है कि वो फूड पॉइजनिंग है, आगंतुक कुछ लक्षण आपको दिख रहा है, आप उसके हेतु को ढूंढने को जाए। आपको संप्राप्ति भंग करना है। वो डायरिया, वो अतिसार जो है वो क्यों हुआ, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब वो आमज अतिसार है, हाँ, उसका जो आउट प्रोडक्ट है बहुत गंदा बास आ रहा है उसमें से, और जब जब जाता है तब तक बलहीन होता है, बलशीन हो रहा है, ये आमज है। जबान भी सामता में है, मल भी सामता में है, शरीर में हल्का सा सूजन है। लेकिन अभी ये सामता क्यों आई? क्योंकि कल आप पेशेंट को पूछते हो कल आप कैसे थे? मैं कल ठीक था। और ये कब से हो रहा है? ये सुबह से हो रहा है। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? हेतु क्या है? रात को क्या खाया? रात को कुछ नहीं खाया, नॉर्मल दाल चावल खाया। फिर कल दोपहर को क्या खाया? कल दोपहर को हमने चिकन खाया। तो फिर वो आपने ठीक तरीके से खाया नहीं होगा, या ठीक तरीके से पका नहीं होगा, या उसमें कुछ दुष्टि होगी जिससे आमता और सामता बढ़ी। तो ये हेतु आपको मालूम पड़ने के बाद ये उसका दिन काल कौन सा है? दोपहर में, पित्त काल में, ठीक है। तो उस काल के हिसाब से आपकी संप्राप्ति निश्चित होगी। प्रमेय का प्रयुग्न है,
वो रात को 2 बजे पेशाब को उठता है, 4 बजे पेशाब को उठता है, या कोई आदमी 6 बजे पेशाब, वो कौन से काल में पेशाब को उठता है, उस हिसाब से उसका प्रमेह का प्रकार हमें मालूम पड़ेगा। खाना खाने का जो काल है वो अगर पित्त काल में खाना खाया गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अन्न पचन होना जरूरी है। लेकिन अगर वो वात काल में खाना खा रहा है, जहां पे अन्न का आगे का जो काल जाने वाला है, पचन के बाद का जो काल है, सारकिट्ट विभाजन का जो काल है, उस समय में अगर वो खाना खाता है तो उतनी मात्रा में पित्त का विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि वो काल तो चला गया। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त इस 2 काल में पित्त का विसर्जन अति मात्रा में होता है। या सूर्य मध्य काल जो है, दोपहर का काल, और सूर्यास्त का जो काल है, उसमें जो पित्त का विसर्जन जितना होता है, उस काल में आपका खाना अन्न सेवन होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से आपको संप्राप्ति को भंग करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सर्वेषामेव रोगानां निदानां कुपिता मलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवनम। अपने प्रकोपक कारणों से कुपित हुए वातादि दोष ही सभी रोगों के निदान के कारण है। सभी रोगों का निदान क्या है? वातादि दोष है, प्रकोपित कारण। उन वातादि दोषों के प्रकोपित होने के कारण विविध प्रकार के अहितकर आहार विहार ये हेतु है। जैसा अभी मैंने आपको अतिसार के बारे में कहा कि अहितकर आहार विहार खाने की वजह से वो होगा। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये खाने की वजह से हुआ है, तो आपकी संप्राप्ति को कैसे भंग करेंगे? आम पाचन आप देंगे, बराबर। तो आम पाचन में आपको आम में, जैसे ज्वर ये आमज है, उसमें हम लंघन देते हैं शुरुआत में। क्यों? क्योंकि तुरंत आप आम को पाचन करने की कोशिश करेंगे तो बल और क्षीण हो जाता है, क्योंकि आम पाचन की दवा भी गर्म है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, और आम की वजह से पहले से ही उस रुग्ण की बलहीन है। तो लंघन से हम आम की ताकत को, आम को थोड़ा सा पिघलाने की, आम को अपने कोष्ठ से, शाखा से कोष्ठ में लाने की कोशिश करते हैं लंघन से, ठीक है। तो ऐसे समय में भी जब हम अतिसार जब होता है अमेबिक में, या अमेबी बोलिए या आमज बोलिए, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। तो आमज अतिसार को हम तुरंत बंद करेंगे क्या? नहीं, उसको तुरंत बंद नहीं करना है। पहले उसको जाने दो, जितने मात्रा में वो गंदगी जा रही है, वो आम जा रहा है, जाने दो। उससे भले थोड़ा बल कम होगा, लेकिन आम निकलेगा। और उसके बाद जब पूरा आम का पाचन होगा, तभी आपको उसको बंद करना है। अगर आपने तुरंत ही उसको बंद कर दिया तो वातादि दोष और बढ़ेंगे और पेट में उदरशूल और होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अहितम त्रिविधो योगस्त्रयानाम प्राहुताहृतम। त्रिविध योग वर्णन में अहित योग 3 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन पहले कह दिया गया है। तो यह योग काल अर्थात कालार्थ कर्मणा योगो, ऐसा कहा है। काल अर्थ कर्म, तो काल माने परिमाण, परिणाम, अर्थ यानी शब्द आदि विषय, कर्म आदि शरीर, वाक वाणी तथा मन की प्रवृत्ति। इनका जो 3 प्रकार है वो हीन, मिथ्या और अतियोग है। मिठाई लो ना, खाने में सप्त रस चाहिए, बराबर कि नहीं? हर एक रस जीवा को मिलना चाहिए धातु के पोषण के लिए। लेकिन कोई आदमी अगर मधुर रस का अति सेवन करेगा, बहुत सारे रुग्णों को यह आदत रहती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें रोज करने की आदत रहती है। जैसे गर्म पानी में शहद डालेंगे, रोज पिएंगे। क्या कौन को यूट्यूब में कोई कहता है कि उससे वजन कम होगा, या कोई कहता है कि उससे पित्त कम होगा, या कोई कहेगा कि आंवले का जूस पानी में डाल के रोज पियो। जहां आप अति करेंगे वहां आपका शरीर की हानि होना फिक्स है, होगा ही। तो इसका मतलब यह है क्या कि हमें वो नहीं लेना है? ऐसा नहीं, लेकिन अति नहीं लेना है, ठीक है।
मिथ्या क्या है? अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, उसमें बारिश चल रही है। जहां अग्नि ऑलरेडी ठंडी के मौसम में, शरद हेमंत ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि कुंडित होता है और उससे पित्त का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से हम रेचन देते हैं और स्लोली स्लोली उस ऋतु में गर्मी शुरू हो जाके वसंत की ऋतु की शुरुआत होती है, जहां कफ दोष का विलयन शुरू हो जाता है। वहां पे बारिश शुरू हो रही है, तो वहां पे जो जमीन में जो अम्ल रस है वो ऊपर आएगा और ये पूरा मिथ्या हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए वो होगा। तो बारिश का मौसम अपना वात का प्रकोपित गुण दिखाएगा और ठंडी का मौसम अपना कफ का प्रकोपित गुण दिखाएगा। और पित्त जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो इस ऋतु में अगर पेशेंट ने मिथ्या आहार लिया तो वो अपना गुण दिखाएगा। आप समझ रहे? तो तीनों भी दोषों की दृष्टि ऐसे मिथ्या ऋतु में देखा जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए, बारिश के मौसम में, वर्षा में, चलो ठीक है ना, लेकिन अगर अति बारिश हो गई तो वही बारिश, जो बारिश जमीन के फर्टिलिटी को बढ़ाती है, पानी सोख होगा, पानी जमीन में जाएगा, फिर कुएं में आएगा, कुएं से अगर वही बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो उस जमीन के ऊपर का जो थर है फर्टिलिटी का, एब्जॉर्प्शन का, जो अपर मोस्ट सॉइल है, उसको बहा के निकल लेके जाएगा। वो जमीन जमीन नहीं रहेगी, वो जमीन पत्थर बन जाएगा। और बारिश निकल जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यहां से बारिश गई थी। ये मिथ्या है, अति मात्रा में है। तो अगर आप मीठा रस को अति मात्रा में लेंगे, या कोई भी रस हो, अम्ल रस ज्यादा मात्रा में लेंगे तो घुटनों को तकलीफ होगा। आप समझ रहे? कटु रस ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हृदय को तकलीफ होगा। मधुर रस ज्यादा मात्रा में लेगा तो स्वादुपिंड को तकलीफ होगा, स्थूल्य में ये होगा। और तो फिर इन सारे चीजों को समतल रखने के लिए ही दिनचर्या और ऋतुचर्या हर ऋतु में बताई गई है कि आप हर एक रस ले सकते हो, लेकिन उसी प्रकार की दिनचर्या भी अगर आप रखते हैं तो उसमें क्या कहा है कि व्यायाम के बारे में कहा गया है कि अर्धशक्ति व्यायाम जो कहा गया है, वो क्यों कहा गया है? क्यों आप ये सारे चीजों को अच्छी तरह पाचन कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के मौसम में अगर व्यायाम ही नहीं होगा तो खाना और विष दोनों भी हजम नहीं होगा। आप समझ रहे? तो अभी वात प्रकोप के निदान क्या है, कैसे होगा वात प्रकोप, क्या क्या है कि जो वात प्रकोप के लिए महत्वपूर्ण होते कि वह ये खाने से वात प्रकोप होगा। नॉर्मली प्रैक्टिस में वात प्रकोप के अभिशन, समझो बासी खाना है, रात का बचा कुचा खाना है, जो गुण है वात के, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, ये जो गुण है, ये रुक्षता बढ़ाने वाले आहार, शीतलता बढ़ाने वाले आहार, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि थोड़ा रूखा भोजन करने से या मलमूत्र आदि का अधारणीय वेगों का धारण करने से, मलमूत्र आदि के प्रवृत्त न हुए वेगों को प्रेरित करना, यानी कि जो वेग नहीं आ रहे हैं उस वेग, जैसे मलावस्तंभ है, तुरंत मलावस्तंभ नहीं होगा किसी को, वो होने से पहले भी सूचकता होगी। आप रात रात जागरण करेंगे, आप रात रात लेट खाना खाएंगे, कोई तीक्ष्ण उष्ण दवाइयों का रात में सेवन करेंगे, उसकी वजह से, और देरी से खाना खाएंगे, जो खाना 7 साढ़े 7 बजे खाना चाहिए वो खाना आप 9 10 11 बजे खा रहे हैं तो मलावस्तंभ होगा। क्योंकि आप भले सुबह उठो या ना उठो, 5 बजे मलमूत्र का विघटन हो चुका है,
मल के पास अनल कैनल के पास जाएगा, गुरुद्वार के पास जाएगा 5-6 बजे, क्योंकि सूर्य को रात को फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं देखना है, उसको सुबह अलार्म लगा ही हुआ है। जिस दिन वो रात को फेसबुक और व्हाट्सएप देखेगा ना, उस दिन सुबह सुबह नहीं रहेगी, वो निकलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये मलावष्टंभ के कारण है क्या? और इसके जगह पे जब पेशेंट रुग्ण बहुत जोरों से वेग का प्रेरणा करने की कोशिश करेगा तो अर्श होगा, परिकर्तिका होगा, फिशर होगा, खून निकलेगा। यही बातें मानस व्याधि में भी है। चालू है ना? यही बातें मानस व्याधि में भी है। मानस व्याधि में बहुत जगह पे क्या होता है कि किसी का, समझो अभी ऐसा बोलना गलत है, लेकिन अति मात्रा में दुख का प्रेरणा करना, रोना अति मात्रा में, या क्रोध का प्रकट करना, क्रोध कि तुम्हारे पर्स में से 200 रुपया तुम्हारे फ्रेंड ने ले लिया और बाद में आके बोल दिया, अरे मैंने 200 लिया था और तुम उस 200 के हिसाब से बाहर घूमने चले गए और तुम्हारे पर्स में तो पैसा है नहीं। ठीक है, तो इससे जो क्रोध का प्रकट होगा तो वो मामूली क्रोध है कि जो तुम्हारे साथ में ही रहने वाला लोग है, और वो कैजुअली आके तुम्हें बोल देता, अरे थोड़ा सा था मैंने ले लिया। तब उस समय में कितनी मात्रा में क्रोध का प्रकट करना ये बहुत जरूरी है। आपने ज्यादा क्रोध का प्रकट किया, वात के साथ, वात तो बैठे ही है कि कौन प्रकोपित हो रहा है, तो पित्त प्रकोपित होगा, क्रोध होगा। पित्त को बढ़ाने वाला फिर वात है, वो वात माने व्यान वायु, व्यान पित्त को लेके इतनी जोर से दौड़ेगा कि वो छोटे छोटे रक्त वाहिनियों को भी देखेगा नहीं, तोड़ डालेगा, सेरिब्रल ब्लीडिंग हो जाएगा और पक्षाघात और संन्यास, संज्ञा नाश। ठीक है, तो ये सारे बातों को, यानी ये भी क्या है, वात प्रकोपी है। आप समझ, जैसे कि रात्रि में जागना, ये मैंने बोल दिया, अधिक जोर से बात करना, शक्ति से अधिक कार्य करना, भय से, शोक से, चिंता से, अधिक व्यायाम करना, अधिक व्यायाम करना। अभी एक फैशन आ गया है कि भाई हमको बॉडी बनाना है, हमको जिम जाना है। अभी जिम जाने वाले रोज आपको वजन उठाएंगे, रोज आपको वजन उठाएंगे, इतना आपको मोटिवेट करते हैं कि इतना मोटिवेट करते हैं कि वो आपको मारते भी है, इतना मोटिवेट करते, उठाओ। लेकिन उतनी मात्रा में, बल से अधिक मात्रा में वजन उठाने के बाद सिंह ने हाथी को खींचने के बाद जो हालत सिंह की होगी, वही हालत वात से प्रकोपित हुए अधिकता मात्रा में व्यायाम करने से होगी। ऐसे चरक ने कहा है, आचार्य चरक जी ने कहा है। अति स्त्री सहवास करना ग्रीष्म ऋतु में, अब उसमें अति करेंगे तो क्षय होगा, क्षय से और तकलीफ होगा, फिर पांडुता आएगी, फिर राजअश्मा होगा। इसलिए दिनचर्या में रसायन द्रव्यों का भी उल्लेख हर ऋतु में किया गया है। रसायन द्रव्यों का उल्लेख हर ऋतु में किया गया है कि भाई इस ऋतु में अति व्यवहार ना हुआ तो क्या खाएं, इसके बारे में भी दिनचर्या में बताया गया है। तो आहार ऋतु के हिसाब से कब करना, यह भी उतना जरूरी है। यही प्रकार पित्त प्रकोप के निदान के लिए भी है। अभी पित्त यानी अम्ल, अम्बट, खट्टा, दही, नींबू, अचार, ऐसा खाने का अति करना, हर दिन आपको नींबू निचोड़ निचोड़ के खाने की आदत है। हर दिन नहीं, हमें नींबू तो लगता ही है। अगर आपको नींबू चाहिए, आपके घुटनों में दर्द भी चाहिए। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जैसा हेतु है वैसा ही आपका पूर्व रूप और रूप रहेगा। तो खट्टे, तीखे, उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों को अधिक सेवन करने से तथा लवण या नमकीन, लवण
या नमकीन पदार्थों के सेवन से, क्रोध करने से, विदाह कारक भोजन करने से, शरद ऋतु में मध्याह्न काल में अर्धरात्रि के समय भोजन के पचने के मध्य भाग में पित्त दोष का प्रकोप होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खट्टा, दही, नींबू, अचार ऐसी चीज़ों का अधिक मात्रा में खाना खाने से पित्त का प्रकोप होगा। हमने अब भी 1 घंटे पहले इसी पित्त के ऊपर जिसकी उष्णता और दाहकता को कम करने के लिए, उष्णता और तीक्ष्णता को कम करने के लिए चंद्रकला रस जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अभी शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ये हर एक ऋतु का प्रकोपित काल बताया गया है। अभी कफ प्रकोप किस कारण से होगा? सबसे महत्वपूर्ण कफ प्रकोप का हेतु क्या है? बैठे बैठे काम करना, अव्यायाम। बाद में ये अव्यायाम इतना बढ़ जाता है कि अगर आप किसी आदमी को खाने का चीज भी दो, खाना परोस के भी दो, तो वो बोलेगा परोस नहीं, मेरे मुंह में भी डालो। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा मुंह में भी डाल के दो। इतना आलस बढ़ जाता है कफ की वृद्धि के वजह। शैत्यम शैत्यम श्रुतांगत्वम श्वास का साथ निद्रता, बराबर कि नहीं? इसका पूर्व रूप जो है यही है, आलस्य। काम करने में कोई उत्साह नहीं रहना, उत्साह नहीं रहता, कफ। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो खाने के बाद आपको लगता है, आम का रस खा लिया भाई, अभी क्या काम देंगे आप मुझे, मीठा खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, कोई केक खा लिया, पूरन पोली खा लिया। तो जैसे जैसे मीठे पदार्थ आप अति मात्रा में खाएंगे, मीठा, खट्टा, नमकीन, गुरुता के देव है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब गुरुता के देव है। जो जो पदार्थ फ्रिज में रखे हुए हैं वो सारे गुरु हैं। सुबह आपको काम पे जाना है, आपने रात को आटा गूंद के रखा, उस आटे को सुबह आपने फ्रिज में रखा, सुबह सुबह वैसे के वैसे निकला, और स्मूथ हो गया। वो और स्मूथ नहीं हुआ, वो और गुरु हो गया। रात का बचा कुचा चावल आपने वो खराब ना हो फ्रिज में रखा, वो और गुरु हो गया। फोडणीचा भात, मराठी में फोडणीचा भात, सर्वा गुडघे दुखायला, घुटनों के दर्द के लिए फोडणीचा भात। अभी उसके ऊपर तो एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, उसमें थोड़ा सा ये मसाला डाल दो, बराबर? ये सारी गलत बातें हैं। तो बासी खाना, अभिसंधि, शीतल द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना, अधिक देर तक बैठे रहना, ये मैंने पहले ही कहा। अभी ये पहले कहा मतलब ये ऑलरेडी अनुभव है, वही आप आंखों के सामने देखेंगे। अधिक सोना, अभी एक पेशेंट था हमारा, खिचड़ी पेशेंट था वो, उनको बार बार सोने की उसको आदत थी, बार बार बैठे बैठे नींद आती थी। हार्मोनल टेस्ट किया, TSH हाई था। अभी TSH हाई मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कफ की वृद्धि है। ये फिर से कफ की बीमारी आ गई। कफ की बीमारी में हाइपोथायराइडिज्म भी है, प्रमेह भी है, हार्मोनल डिस्फंक्शन भी है, अमेनोरिया भी है, अरजस का भी है, श्वेतस्राव भी है। ये सारे कफ की वृद्धि की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। लेकिन उन सभी का हेतु यही है, गुरु अभिसंधि पदार्थ का अत्याधिक सेवन। तो उसमें अत्यंत पौष्टिक पदार्थों का सेवन, वमन, विरेचन आदि भोजन करने के प्रारंभ, वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होने का, भोजन करने के प्रारंभ में, भोजन करने के 2 घंटे के बाद पित्त, भोजन करने के 3 घंटे के बाद वात। तो आखिर में दोषत्रय करेस्तेथा अन्न परिवर्तनात् ऋतो दृष्टोत्पुरोवाताद ग्रहावेशादुषादात दृष्टान्नात पर्वताश्लेष्मात् ग्रहस् पीडनात् मिथ्या योगाज विधात पापानां च निषेवनात्।
स्त्रीणाम प्रसव वैषम्या तथा मिथ्योपचारात। ये हुआ वात पित्त कफ के बारे में बात की, लेकिन त्रिदोष का भी प्रकोप होता है। जब तीनों भी दोष बढ़े हैं तो उसमें क्या होगा कि तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार को सेवन करना, साथ में अजीर्ण विषम विरुद्ध अन्न, अभी ये तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाला जो है ना विरुद्ध अन्न, हम देखते हैं हम विरुद्ध अन्न को आगत का इस्तेमाल करते हैं। कुष्ठ में देखा गया है विरुद्ध अन्न, अजीर्ण में देखा गया है विरुद्ध अन्न, पांडु में देखा गया है विरुद्ध अन्न, बराबर कि नहीं? तो ऐसे ये विरुद्ध अन्न जहां जहां पे दिखाई दिया गया है, ये विरुद्ध अन्न त्रिदोषों को प्रकोपित करेगा। आम तो बनेगा ही, लेकिन पित्त भी बढ़ेगा और वात भी बढ़ेगा। लेकिन उसमें बहुत अधिक मात्रा में पित्त की वृद्धि विरुद्ध अन्न के बाद पित्त की वृद्धि दिखाई देती है। यही वृद्धि कुष्ठ में गई तो भ्राजक पित्त को दुष्ट करके डिस्कलरेशन होगा, कलर चेंज होगा, लाल होगा, सफेद होगा, या उसके ऊपर प्रलेपन होगा, त्वचा के ऊपर त्वचा का ईसब जो बोलते हैं, वात कफज कुष्ठ, ये सारे विरुद्ध अन्न की वजह से या दुष्ट कफ की वजह, दुष्ट आहार की वजह से, त्रिदोष को प्रकोपित करने वाले आहार। तो इसीलिए तो ये महाव्याधि है ना, अर्श, श्वास, कुष्ठ, ये एक दोषों से होने वाले नहीं है, इनके धातुगत भी प्रकार है। ज्वर के जैसे धातुगत है, वात के धातुगत है, क्योंकि वात अकेला, वात व्याधि में भी वात अकेला नहीं बढ़ेगा। वात कफ के साथ गया तो अम्वात होगा, वात पित्त के साथ गया तो वात रक्त होगा, और कभी कभी वात में तीनों दोषों की दृष्टि हुआ तो महाव्याधि मतलब वात व्याधि होगा। अब उसमें भी बहुत सारे प्रकार है कि वो किस तरीके से हर एक प्रकार, मतलब वो प्राणानुगत है या अपानुगत है, तो उसमें भी आवर्तन है, वो अलग बात हो गया। तो ये तीनों दोषों को भी, उसमें ऐसे कुछ पदार्थ है कि जो तीनों दोषों को खराब करते हैं, जैसे कि विरुद्ध अन्न है, बिगड़े हुए मद्य, बिगड़ा हुआ पानी, पानी खराब हो गया, वो खराब पानी पी लिया तो अतिसार हो गया। कच्चा मांस, सही तरीके से पका हुआ नहीं मांस, वो खा लिया। सही तरीके से नहीं धोया हुआ शाक, सब्जियां, हरी सब्जी, विष सेवन, गर्विष के सेवन, दूषित अन्यों का सेवन,